आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग कई लोग? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक स्टोसिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूं तो उसका स्क्वायर क्या होगा? स्टोसिमेट्रिक, सिमेट्रिक या कुछ और? सिमेट्रिक। If A is stoichiometric matrix, then n equal to symmetric if n is even positive integer और stoichiometric ही रह गए if क्या लिखना चाहिए? n is ऑड। तो ये हमें प्रूफ करना है। ए स्टोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, तो a टू द पावर n क्या होगा? अगर इवन पॉजिटिव है 2 4 6 8 तो आप ऐसा कर लीजिए a टू द पावर n का ट्रांसपोज लेके देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा? a इंटू ए अप टू कितनी बार? n times। n टाइम्स टेस। कल आपने पढ़ा है कि ए बी ट्रांसपोज का मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो क्या लिखना चाहिए बच्चों? ए ट्रांसपोज कितनी बार? n टाइम्स। n टाइम्स। ए कैसा मैट्रिक्स है? ऊपर लिखा हुआ है इवन सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए सभी माइनस ए n टाइम्स। तो माइनस ए की पावर n या माइनस 1 की पावर n तो ए टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। अब बस हो गया। अगर n अगर आप इवन मानते हैं, if n is even positive integer तो ए टू द पावर n डैश कितना हो जाएगा बच्चों? अगर माइनस 1 की पावर n जो है इवन है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, केवल ए टू द पावर n बचेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ए टू द पावर n इज ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप n को ऑड मानते हैं तो माइनस 1 की पावर n है तो माइनस 1 की पावर ऑड क्या देगा आपको? सिमेट्रिक माइनस ए टू द पावर। बस हो गई। तो स्टोसिमेट्रिक से भी सिमेट्रिक बनाया जा सकता है, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अगर मैट्रिक्स स्टोसिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर कर लो, 4 पावर 8 पावर इवन पावर करोगे तो वो सिमेट्रिक ही मिलेगा। ठीक, इसका दूसरा पार्ट ऑड वाला आप लोग खुद लिख लीजिए, उसमें करने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा। ये तो स्टोसिमेट्रिक ओरिजिनली था तब ये दो ट्रेस आए। अब अगर ओरिजिनली if A is symmetric matrix then a to the power n is मैट्रिक ही आएगा। always symmetric for every n belongs to n। ये प्रूफ, इसको प्रूफ करना तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, ट्रिवियल केस है। सिमेट्रिक अगर है तो कोई भी पावर करो सिमेट्रिक ही मिलेगा। सिमेट्रिक से स्टोसिमेट्रिक का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा।
लेकिन स्टोसिमेट्रिक से आप स्टोसिमेट्रिक भी बना सकते हैं, सिमेट्रिक भी बना सकते हैं। सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। अब ए टू द पावर एन डैश वैसे ही करते रहिए, आ जाएगा, कुछ है नहीं करने के। तो मेरे ख्याल से मैट्रिसेस की जो एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन थी यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। तो हम लोग मैट्रिसेस को और आगे पढ़ने के लिए हमें कई बार अब डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बेसिक्स एक बार पढ़ लेते हैं। हो सकता है मैं कई बार ये मान के चलता हूँ कि बच्चों ने इससे पहले ढंग से ना पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो यार। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ एक, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है? रियल नंबर आ जाती है ना कोई। यस सर। हाँ, तो डिटर्मिनेंट भी फंक्शन ही हुआ। जैसे मैट्रिक्स स्पेस में आप डिस्टेंस को भी फंक्शन ले लेते हैं, इनर प्रोडक्ट को भी फंक्शन लेते हैं, ऐसे ही डिटर्मिनेंट भी फंक्शन है, क्योंकि फाइनली जो वैल्यू आती है वो रियल नंबर होती है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, इसलिए भी आपको मैंने बताया था, इसलिए इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में सीधे जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आते हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स। इनके बारे में आप लोग ध्यान से सीखिएगा। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाना ज्यादा जरूरी है, बात समझ में आनी चाहिए। ए आपके पास मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो डिटर्मिनेंट ए को हम ऐसे दिखा देते हैं, ट्रेलो डेल्टा लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा ए। वही चीजें आ जाएंगी लिखने में तो, लेकिन अब ये जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। A31, A32, A33। आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने हेडिंग लिखाया है माइनर कोफैक्टर, वो डिटर्मिनेंट के लिए है। ऐसा ना हो जाए कि आप मैट्रिक्स के माइनर या कोफैक्टर डिफाइन कर दो, ऐसा मत करिएगा। तो ये आसान है, जैसे माइनर ऑफ A11, तो हम लोग उसको M11 भी कह सकते हैं। इसका मतलब है बच्चों, सफिक्स में देखिए M के साथ 11 लिखा हुआ है, तो मतलब पहली रो पहला कॉलम हटा के जो बचा वो डिटर्मिनेंट लिखना है। तो क्या लिखना हुआ? पहली रो पहला कॉलम हटा के ये A11 को शामिल करने वाले रो और कॉलम को हटा लीजिए, जो बचा वो डिटर्मिनेंट यहाँ लिख दीजिए। तो वो क्या लिखना हुआ? A22, A23, A32, A33। मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ऑब्वियसली वैल्यू है सॉल्व करके जो आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो माइनर ऑफ A22 बता दीजिए कितना आएगा। A22 को शामिल करने वाली रो और कॉलम दोनों को आप हटा लीजिए। A11, A13, A31, A33। A11, A13, A31, A33। तो फिर ऐसे ही आप सभी के माइनर निकाल सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर MIJ लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज द माइनर ऑफ
Aij, it means it is the determinant by eliminating ith row and jth column. क्या ये समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं आ रहा है समझ में तो आराम से बताइएगा। सबको क्लियर है? यस सर। तो आप सभी के माइनर आप निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर आप निकाल सकते हैं इस डिटरमिनेंट में। आप माइनर किसका निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एलिमेंट का। किसमें? डिटरमिनेंट में। ये दोनों शब्द ध्यान से समझिएगा। हर एलिमेंट का माइनर, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A22, A12, A13, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। तो एलिमेंट का माइनर डिटरमिनेंट, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप कहेंगे साहब ठीक हो गया, ये तो निकाल देंगे। अब बताता हूं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ Aij अगर कभी निकालना हो, आप इसको Cij भी कह सकते हैं, C फॉर कोफैक्टर। तो बच्चों ये होता है -1 की पावर जो सफिक्स में लिखा हुआ है I + j एंड माइनर ऑफ दिस इज द फॉर्मूला। माइनर कोफैक्टर न्यूमेरिकली सेम होते हैं, प्लस माइनस का अंतर होता है। प्लस माइनस कैसे हैंडल होते हैं? -1 की पावर I + j, मतलब C11 करेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो बेसिकली -1 की पावर 2 तो 1 ही आ गया, तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। C12 करते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो माइनस टाइम्स M12 आ जाएगा। C11 12 13 करें तो -1 की पावर 1 + 3 M13, तो 4 + 1 तो M13। बेसिकली अल्टरनेट चलते रहेंगे, 8 + 8 -8 प्लस ऐसे चलते रहेंगे। तो कोफैक्टर और माइनर में न्यूमेरिकली कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज, केवल प्लस माइनस का अंतर। आप सभी को कोफैक्टर समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, यस सर। तो यहां से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए जो ऊपर लिखा था या डेल्टा जिसको कहते थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप पहली रो के एलिमेंट लिखें तो पहली रो का एलिमेंट पहला था A11, दूसरा A12, तीसरा A13। इसका कोफैक्टर साथ में लिखे। A11 का कोफैक्टर क्या हुआ? C11, A12 का C12, A13 का C13। सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आएगी। वर्षा पंत, आप कभी भी टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रही हैं, हमेशा 15 मिनट बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप किसी दूसरे टाइम जोन में तो नहीं रहती हैं? आपका टाइम ही क्लैश हो जाता है हमेशा। मैं देखता हूं जब भी हो रहा है आप टाइम पर कभी भी नहीं आ रही हैं। क्लास अटेंड करनी है बेटा तो टाइम को आपको मानना ही पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों इस डिटर्मिनेंट में। सेकेंड रो ध्यान से दीजिएगा। तो सेकेंड रो के एलिमेंट थे A21, A22, A23। तो फिर A21 लिया तो इसका कोफैक्टर C21, A22 है तो C22, A23 है तो C। अभी प्रूफ करके हम देख लेंगे, परेशान मत होइएगा। और थर्ड रो A31, A32, A33, तो फिर C31, C32, C33। बेसिकली
अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो उठाई, कोई भी रो, और उन रो के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंप्यूटेशन के लिए। आप लोग ट्राई करिए प्लीज, क्योंकि ऊपर डिटर्मिनेंट आपके सामने ऊपर लिखा हुआ ही है, आपको मालूम ही है डिटर्मिनेंट क्या है। ये है डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी। एक तरफ वैल्यू देखिए और एक तरफ इनमें से किसी को भी उठा के देख लीजिए सॉल्व करके, और चेक करके देखिए कि किसी को भी बराबर आता है या नहीं। दूसरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कभी ऐसा लिया A11, एक बार और देख लीजिए A12, पहली रो ले ली ना, एलिमेंट कौन सी रो के लिए हैं, R1 के, यस सर। और कोफैक्टर अगर पहली रो के ना लूं, दूसरी या तीसरी रो के लूं, मतलब दूसरी के ले लेता हूं C21, C22, C23। अब निकाल के देखिए, देखिए क्या आता है। रो किसी एलिमेंट किसी रो के और कोफैक्टर किसी दूसरे रो के, तो देखो क्या आता है बच्चों, आप करके देखिए। तो दोनों काम देखिए आप लोग, तो तक पानी पी लेते हैं। कर पा रहे हैं आप लोग? जीरो आ जाता है। किस वाले में, ऊपर वाले में? सेकंड में। सही है। और लोगों का जवाब तो आ ही नहीं रहा है। यस सर, जीरो ही आ रहा है। यस सर, सेकंड में 0 आ रहा है। ये क्या समझा रहा है बच्चों, ध्यान से समझो। ऊपर वाले में आपने कहा कि जो रो लिए आपने, एलिमेंट जिस रो के लिए, कोफैक्टर भी उसी रो के लिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। अब क्या सीखा आपने, चलो तीसरी रो उठा लेते हैं, A31, A32, A33। कोफैक्टर कौन सी रो के लें, तीसरी छोड़ के? दूसरी के। तो C21, C22, C23, जीरो ही आएगा, गारंटी है जीरो आएगा। ये रूल है बेसिकली। अगर आपने
किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो उठा ली और साथ में उस रो के जो एलिमेंट है उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन यही काम आपने किसी दूसरी रो के एलिमेंट और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ कर दिया तो 0 आएगा। ध्यान रखना है कि एलिमेंट सब जो होंगे वो एक ही रो होंगी, जो भी होगी वो, और कोफैक्टर भी किसी एक ही रो के होंगे। ऐसा नहीं एक पहले रो का उठा दिया कोफैक्टर, एक वाला दूसरी रो का उठा दिया, तीसरा तीसरी रो का, ऐसा मत करना। तो कोफैक्टर और माइनर का डिफरेंस कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये काफी महत्वपूर्ण बात है डिटर्मिनेंट के सेंस में। अगर आप सबको ये क्लियर हो गया हो, आप लोग कोई भी डिटर्मिनेंट उठा लीजिएगा, ट्राई करते रहिएगा प्रैक्टिस। तो मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही होगा। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, हम लोग 11th में मतलब पढ़ाते तो हैं, लेकिन कई बच्चे उसको सीरियसली देखते नहीं, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी डिटर्मिनेंट की अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब इसको क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट does not change when rows and columns are interchanged. That is, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज बराबर होते हैं। ये क्या है? इसमें प्रूफ करने जैसा कुछ है नहीं। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट में जिसको आप रो कह रहे हो उसको कॉलम भी कह सकते हो। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में रो और कॉलम की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेंट में कोई नियम रो के लिए बोल रहे हैं तो अपने आप ही वो कॉलम के लिए भी सही हो गया है। इसका ये मतलब है कॉलम के लिए अलग से लिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो आप यहां पर लाइन चाहे तीसरे पॉइंट में लिख भी सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो फिर यहां से एक नया सवाल आता है, दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करें? दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तो हमें मालूम है, रो बाय कॉलम। दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमने? दोनों रियल नंबर ही हैं। तो बच्चों रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो, चारों तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जिसको आप रो कह रहे हो कोई दूसरा उसको कॉलम भी कह सकता है, क्योंकि इंटरचेंज करके कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। सभी बच्चों को ये लाइन समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो जिसको आप रो बाय कॉलम मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम कह रहे हो मल्टीप्लाई करते समय, अब रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, चारों तरीके से करोगे कंसेप्चुअली एक ही आंसर आएगा डिटर्मिनेंट में। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है ना? यस सर। देखो बच्चों, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हो गए?
4. हाँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो इसके लिए हम तरीका फिर भी डिटर्मिनेंट में भी वही अपनाए रखते हैं कि बच्चे परेशान ना हो जाएं। बड़ी मुश्किल से एक मेथड बच्चों ने याद कर रखा है, रो बाय कॉलम, तो वही बनाए रखो यहां भी। लेकिन कंसेप्चुअली आप चारों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। कभी जवाब देना हो किसी इंटरव्यू में कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो सभी लोग जवाब दे देंगे अब। यस सर। 4 सेम वालों का तो वाइवा भी होगा। क्यों, 4 सेम का वाइवा भी तो होगा अभी। हाँ सर, वाइवा भी है। तो वाइवा की भी तो तैयारी करते होंगे आप लोग। तो कोई यही पूछ ले आपसे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स मिलता है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद आउटपुट डिटर्मिनेंट मिलता है। एक आंसर तो ये भी कह सकते हैं आप। जो ज्यादा महत्वपूर्ण आंसर था वो समझ में आ गया है बच्चों, क्या जवाब देना है। यस सर। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ एनी टू रोज, अब फिर रोज बोल दिया है मैंने तो चलो एक बार तो लिख ही लेता हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। MNS, सॉरी ये N है। इफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जानते हैं आप सब, आर इंटरचेंज्ड, क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, इज मल्टीप्लाइड बाय -1। यस सर। ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, इन सारी चीजों के प्रूफ बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। कोई पूछता है तो यही ले लो ना, A13 A21 22 23 A31 A32 A33। आप ऐसा करो, इसको Δ1 मान लो और Δ2 ऐसा ले लो कि पहला तीसरा इंटरचेंज है, मान लो A31 A32 A33 यहाँ है, दूसरा अपनी जगह पर ही है, A11 A12 A13। तो आपने क्या किया, आप ये देखिए कि Δ2 माइनस टाइम Δ1 आता है या नहीं। सॉल्व तो कर सकते हैं ना दोनों। तो ऐसी चीजें सभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्रूफ कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करिए, माइनस टाइम से आ जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी नंबर है मैं भूल गया हूँ नंबरिंग, तो यहीं से अगर मैंने किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो को या कॉलम को भी कह सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मान के चलिए पूरे डिटर्मिनेंट को ही मल्टीप्लाई करने के बराबर है। मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो है तो कॉलम भी कह सकते थे, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय सम लैम्डा रियल या कॉम्प्लेक्स जो भी है, किसी लैम्डा से आपने किसी रो को मल्टीप्लाई किया, एक ही रो को किया है ऑफ अ रो,
एक ही रो, पूरे को नहीं। देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट, तो वो लैम्डा टाइम्स पुराने डिटर्मिनेंट सीधे लिख दिया आपने। अगर पहले कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा है और आपने किसी सिंगल रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के बराबर है कि आपने वैल्यू निकाली और बाहर से मल्टीप्लाई किया, इसके बराबर है। क्योंकि आप उसमें से कॉमन ले लेंगे वो बाहर आ जाएगा। सरल शब्दों में हम इसको यही कहते हैं। सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा होता ही है? यस जैसे ना अभी पिछले वाले में मैं यहाँ पर लैम्डा लिखता हूँ सबसे, आप कहेंगे लैम्डा बाहर ले लो। अरे बाहर लेने का मतलब सबको मल्टीप्लाई करना ही तो हुआ बाहर से। तो सिंगल रो को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अगर आपने डेल्टा इक्वल टू पूरे को लैम्डा से हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया, खैर ये मैं बता चुका हूं मेरे ख्याल से, तो वो लैम्डा की पावर n टाइम डिटर्मिनेंट ए आ जाता है। ऐसा याद है आप लोगों को? यस सर। अगर आपने पूरे मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया फिर डिटर्मिनेंट ले लिया, तो अगर मैट्रिक्स n बाई n का है तो लैम्डा की पावर n बाहर आ जाएगा क्योंकि हर एक से कॉमन आएगा। रो या कॉलम की संख्या बराबर होती है, n होगी। ये एक ही रो को मल्टीप्लाई करने वाला मामला था जो मैंने अभी लिखा था। अच्छा, अगर आपको मालूम होगा, अगला तो बहुत ट्रिवियल है, मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी डिटर्मिनेंट के अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो, पूरी की पूरी रो 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। जीरो। ठीक है, उसको लिखने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उस पर। नेक्स्ट, अगर कोई दो रो एक जैसी हो जाए तो जीरो। जीरो हो जाएगा। if any two rows are identical, कॉलम भी हो सकते थे, देन तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप अगर दो रो एक जैसी हैं तो उनको इंटरचेंज करो तो माइनस टाइम्स आ जाना चाहिए पहले वाले के मुकाबले, लेकिन आना तो वही है क्योंकि आइडेंटिकल थी। तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपके पास ऐसा है कि कोई रो या कॉलम दो दो एलिमेंट का सम है, अब लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज बहुत लंबी जाती है, ऐसे लिख लो कि डेल्टा इक्वल टू a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1 b2 b3, बाकी सिंगल है, c1 c2 c3, ऐसा है। तो आप इसे चाहें तो दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, एक तो a1 a2 a3 वाला, बाकी रिपीट हो जाएंगे भले ये दो दो बार नहीं आए, और एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये बड़ी जोरदार चीज है। तो जब राइट हैंड साइड से सॉल्व करोगे तो डबल डबल लिख दोगे आप। आप राइट साइड से लिखोगे ना, राइट से लेफ्ट को जाओगे तो अलग आएगा, क्योंकि a1 प्लस अल्फा 1 तो करोगे, बाकी 2b1 2c1 भी तो आ जाएगा आपका। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं तो जरा गौर करिए। अब आप कहेंगे इसका प्रूफ करो। प्रूफ क्या करना है? लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर दो, राइट को भी कर दो, बराबर आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर।
तो प्रॉपर्टी राइट से लेफ्ट जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जबकि बराबर ही है तो वो आप भले ही उसे हल्के में लें, जितना सीरियसली सोचेंगे तो कई परसेप्शन डेवलप होते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास डेल्टा ऐसा हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रो में लैम्डा टाइम्स दूसरी रो A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2 A3 प्लस लैम्डा टाइम्स B3, बाकी ऐसे ही रखो B1 B2 B3, तब भी वही आएगा। गौर से सोचिए, ये भी तो काफी हद तक पिछली प्रॉपर्टी जैसी है, लैम्डा 1 है पिछले में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, तो डिटर्मिनेंट बड़ी जोरदार चीज है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी कुछ। मैं एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूं, और ये क्वेश्चन काफी फेमस है, इसका रिजल्ट याद रखिएगा। ये इतना आता है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर में। तो इसे प्रूफ करना है, क्या आप लोग प्रूफ कर सकते हैं या मुझे बताना है? बताना है तो वो भी बता दीजिएगा। सर कर लेंगे। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक हो गया बच्चों। तो इसे याद भी रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वांडर माउंट के नाम पर था, एक मैथमेटिशियन है, नाम नो सर। अच्छा, न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा होगा यार। डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस ठीक ठाक करिएगा जरूर प्लीज, चाहे 12 की किताबों से ही करें, चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। हमें तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती थी डिटर्मिनेंट के लिए, तो क्रैमर लॉ और बाकी चीजें भी थी, अब तो पढ़ाते नहीं है लोग। यहाँ से कुछ चीजें मैं थोड़ा सा एडवांस सब लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। दोबारा मैट्रिसेस में ही आता हूँ, दोबारा मैट्रिसेस पे। डिटर्मिनेंट अगर इतना ही है तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, मेरे पास ए जो है, मैं मान लेता हूँ ए आई जे है, n बाई एन का है, और डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो फिर ए इनवर्स एडजस्ट करेगा ना? यस सर। और ए इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड डिटरमिनेंट ए। ठीक, एडजॉ इनवर्स निकालना सारे बच्चों को आता है, मैं रिकॉल करा देता हूँ, किसी को नहीं आता होगा तो अब आ जाना चाहिए भाई। मान लो सिंपल एग्जांपल से ले रहा हूं मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया, तो एक बी नया मैट्रिक्स बनाएंगे हम, जो कोफैक्टर से बनेगा। सबके कोफैक्टर निकालोगे बोले,
C21 C22 C23 C31 C32 C33, इतना कर सकते हैं या नहीं? अभी बताया था कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, यस सर। तो हर एक के कोफैक्टर निकाले जा सकते हैं। और रख दीजिए। तो बच्चों, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, बी डैश अपॉन डिटर्मिनेंट है, बी डैश को एडजॉइंट ए कहते हैं, ये होता है इनवर्स। पहले कोफैक्टर निकाल लीजिए हर एक का, आ गया बी, आ गया, अब बी का ट्रांसपोज कर दो, रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, भाई इसी को एडजॉइंट ए बोलते हैं। तो सभी लोगों को इनवर्स निकालना थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट था समझ में आ चुका है? यस सर। यस सर। यस सर। तो भूलिएगा मत। ठीक। तो दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो क्या आ जाएगा? ठीक है ना? यस सर। ए और ए इनवर्स क्या आएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ए इंटू एडजॉइंट ए ऑन डिटरमिनेंट ए। तो पहला हमें यहां से मिला, एक पहला सबक ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो ये होता है। डिटरमिनेंट ए तो कोई नंबर होगा। मान लो एक एग्जाम्पल है कोई, सपोज मैंने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट ए आ गया 5, मैं 3/3 का ले रहा हूं, मान लो ए कुछ था 3/3 का था। अब किसी ने मुझसे पूछा ए और एडजॉइंट ए, तो और डिटरमिनेंट ए निकाला, तो सपोज वो 5 आ गया, तो 5/3 का मतलब समझो बच्चों 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि कभी कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट स्केलर मैट्रिक्स होता है, तो वो सही है गलत है स्टेटमेंट? सही है। किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये 8 लाइन का प्रूफ था ऊपर जो मैंने लिखा है। सभी बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। तो भाई यस सर। यस सर। ये स्केलर मैट्रिक्स है, 8 तो ये आया। दूसरी बात, टेक इन डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो प्लीज अब आप लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट जब करते थे तो लैम्डा की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए होता था, याद है आपको n/n में? यस सर। तो जो डिटर्मिनेंट ए है वो लैम्डा हुआ या नहीं यहाँ पर? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नंबर होती है। यस सर। तो सारे बच्चे समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ए लैम्डा है तुम्हारे लिए इस समय? यस सर। यस सर। तो लैम्डा, सॉरी, डिटर्मिनेंट ए की पावर कितना? एन। एन। और फिर उसके बाद आई एन का डिटर्मिनेंट तो यूनिट मैट्रिक्स से 1 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है यस सर। यस सर। बच्चों? इसका मीनिंग समझो, बहुत शानदार चीज पढ़ रहे हैं अभी आप। आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 3/3 का, मान लो।
अब आपसे पूछा गया कि जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो जिस बच्चे को नहीं पता होगा उसने पहले तो एडजॉइंट निकालना है, 5 मिनट तो मान के चलो एडजॉइंट निकालने में, और फिर उसका डिटर्मिनेंट करना है एडजॉइंट। शॉर्टकट क्या है, ये कुछ मत निकालो, सीधे इसी का डिटर्मिनेंट निकालो ए का। अगर डिटर्मिनेंट ए आपने कहा कि 7 आ गया है और ये 3/3 का है, तो फिर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? सर that 7। is ओरली हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? देखो तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल 3/3 का लिया, लेकिन जो रिजल्ट प्रूफ किया वह n/n के लिए इन जनरल। जितना डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का होता है उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उसकी 1 पावर कम कर दो बस। अरे भाई ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। इक्वेशन 1 और 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सरदर्द है। आप लेफ्ट साइड सोचेंगे तो पहले ए दिया होगा, फिर आप एडजॉइंट निकालेंगे 5 मिनट में, फिर ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लीकेशन वो भी 2 मिनट से ज्यादा ले लेगा। शॉर्टकट राइट साइड बता रहे हैं आपको, कुछ मत करो यार, मत निकालो एडजॉइंट, केवल डिटर्मिनेंट को यूनिट मैट्रिक्स सोच लो, बस हो गया, झंझट खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड टफ रास्ता है, राइट हैंड साइड इजी रास्ता है, और दोनों बराबर है। शानदार बात यह है, सेकेंड इक्वेशन भी यही बता रही है नहीं आपको? सेकेंड इक्वेशन भी आपको बता रही है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता अपनाएंगे लंबा होगा, पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे फिर डिटर्मिनेंट। राइट हैंड साइड वाला है कुछ मत करो, जो दिया है सीधे उसका डिटर्मिनेंट निकालो, पावर 8 कम कर दो बस। सभी लोग सहमत हैं? यस सर। yes sir. यस सर। थोड़ा इस थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं। रिप्लेसिंग A by adjoint A in equation 1, we get क्या हो जाएगा भाई? एडजॉइंट ए, और ये वाला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां हो जाएगा एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। आप लोग सहमत हैं? इक्वेशन 1 में जहां पर ए था वहां एडजॉइंट ए रखना है, क्लियर है? yes sir. ठीक। अब जो राइट हैंड साइड आपके पास आया है, यहां पर एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा लो, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 in यूजिंग 2, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए to determinant a की पावर n-1 और ए। प्लीज ये दोनों पावर मिला के n मत कर दीजिएगा, ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट ए है। ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए और इंटू आई एन ए ही होगा, उसमें क्या है। अब ये बताइए ए इंटू एडजॉइंट ए कितना बनेगा इक्वेशन 1 की मदद से? So that a in डिटर्मिनेंट ए आई एन एडजॉइंट ए। भाई शॉर्टकट ऐसा बोलना तो समझ में आ जाए प्रोफेसर को, हाँ ऐसा ना हो जाए कि आप खुद ही पढ़ जाओ ऐसे शॉर्टकट में। ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ही होता है ना? yes sir. यस सर। मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स को आई एन से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिटर्मिनेंट ए नंबर है, ये राइट साइड चले जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। तीसरी इक्वेशन
यहां से फिर सोचो, आपके पास ए अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, अब मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है कोई भी नंबर है 7 है, अब मुझसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। अब कितनी मेहनत से मैंने पहला एडजॉइंट निकाला, जो आया फिर उसका फिर एडजॉइंट निकाला, ये तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं ले लेगा। लेफ्ट साइड रेट मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालो, फिर दोबारा जो आया उसका फिर एडजॉइंट निकालो। ये मेहनत वाला है या नहीं? यस सर। Yes, sir. और राइट साइड में क्या करोगे बच्चों? डिटर्मिनेंट ए तो 7 है और एन की जो 3 है न्यूमेरिकल में, तो 3 - 2 इंटू ए। बेसिकली जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। तो इस क्वेश्चन में इसमें मैं थ्योरी भी समझा रहा हूं और एप्लीकेशन भी साथ में खींच रहा हूं। समझ में आ रही है बात? यस सर। 3x3 का सवाल Yes, बनता है, sir. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के चक्कर में मत रहिएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर दो, झंझट खत्म। राइट हैंड साइड आपको शॉर्टकट बता रहा है और लेफ्ट हैंड साइड डिफिकल्ट रास्ता है। आपकी चॉइस है, आप कौन सा तरीका अपनाते। टेकिंग डिटर्मिनेंट तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मतलब हुआ ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। भाई डिटर्मिनेंट तो नंबर होता है ना, लैम्डा ही जो हुआ, ये लैम्डा हुआ तुम्हारे पास, तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है बच्चों? कई बार आ गया, ऐसा होगा या नहीं? यस सर। तो ये लैम्डा है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 लैम्डा है, तो इसकी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया जरा देखो तो। डिटर्मिनेंट ए की पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, n² - 2n, और 8 डिटर्मिनेंट है इस समय, ये भी है। अब तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट जो होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के n-1² के बराबर होता है। अगर मेरे पास ए वही है अभी जो लिया था मैंने 3x3 और डिटर्मिनेंट ए कोई भी नंबर मान लो 7 ही आया है, अब मैंने आपसे पूछा एडजॉइंट निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो और फिर डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ मुझे, तो कितना बोलोगे आप? 7 की पावर 4। सीधे जिसको आता होगा वो डायरेक्ट ओरली कर लेंगे, जिसको नहीं आता होगा लेफ्ट हैंड साइड। इन चारों क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड लंबा रास्ता है और राइट हैंड साइड बहुत शॉर्टकट है। अरे भाई कोई नया सीखने को मिल पाया इसमें? Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. नहीं सर। हाँ, तो इसको ध्यान से देखना भी है, सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। इनवर्स और एडजॉइंट वाला आज इतना ही करते हैं जितना मैंने बताया। ये काफी यूजफुल रिजल्ट है और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की अब मंडे हो पाएगी। तब तक आपके पास मैट्रिसेस में भी काफी चीजें हैं, जितना है उसको पढ़िएगा।